हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उदय 2.0 की आपकी इस जर्नी पे मैं आप सभी का पसंदीदा अकाउंटेंसी मेंटोर तैयार हूं आपको आज की यात्रा पे ले जाने के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटियां, क्योंकि आज का सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। पहले 2 दिन हम लोगों ने समझा था कि आखिर जो ये सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है ये सब्जेक्ट, क्या है इसकी इंट्रिकेट डिटेल्स। हमने देखा कि अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस आखिर होगा क्या। आपने अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी समझे और ये देखा कि कौन कौन सी बुक्स हमें प्रिपेयर करनी होती हैं। तो दोस्तों, यहां तक की कहानी तो हम समझ चुके। आपको ये पता है कि अकाउंटिंग आखिर होती क्या है, क्यों की जाती है, क्या होता है उसका प्रोसीजर। अब बात समझते हैं कि भाई इस अकाउंटिंग के पूरे प्रोसेस को, जो आप कह रहे हैं सर कि पूरे साल भर चलता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, साल के एंड में भी होगा, साल के बाद भी होगा, अगले साल के लिए फिर से होगा, यानी साल दर साल जो ये प्रोसेस आप हमें समझा रहे हैं, आखिर इस प्रोसेस को किया क्यों जा रहा है सर? बोले तो इस प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी क्या कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो आपको जान के हैरत नहीं होना चाहिए कि जो भी अच्छी चीज है उसकी अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां या खामियां भी होंगी। यहां पे हम वर्ड्स यूज करेंगे और वर्ड्स पे बहुत गौर कीजिएगा। एडवांटेजेस एंड द ऑपोजिट, नॉट डिसएडवांटेजेस माय फ्रेंड्स, ओनली लिमिटेशंस। क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसी में कमियां हो सकती हैं, उसकी गलतियां नहीं हैं। ये कमियां हर इंसान में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उड़ नहीं सकता, क्या इसका मतलब यह हुआ कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स? नहीं जी। तो ठीक उसी तरह अकाउंटिंग इज ऑल्सो केपेबल ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स, हाउएवर उसके कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियां जरूर होती हैं। साथ ही साथ आज ही के डिस्कशन में हम ये भी देखेंगे कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम जनरेट कर रहे हैं, यानी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो रिजल्ट हम लेके आते हैं, जिसे हमें क्या करना होता है, याद करो प्रोसेस, कम्युनिकेट। यस, तो ये जो इंफॉर्मेशन है जिसे हम कम्युनिकेट करने की बातें कर रहे हैं, उसके आखिर क्या क्वालिटेटिव फीचर्स होने चाहिए। क्या क्या फीचर्स एक अच्छी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन हैं यूजर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो तैयार हैं आज की यात्रा पे चलने के लिए? कहा था मैंने, बहुत मजा आने वाला है। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं विथ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आर यू गाइज रेडी? चलो तो स्टार्ट करते हैं माय फ्रेंड्स विथ द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के बारे में जो डिटेल आपने पढ़ी, जो उसका नेचर समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने समझा, आपने उसके पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से स्टडी करा, तो वहां से 2-3 चीजें ऐसी थी जो हमने बार बार आपको बताई थी, जो हमने बार बार आपको समझाई थी। जिसमें से एक चीज क्या थी? सबसे पहली चीज ये समझाई गई थी कि भैया अकाउंटिंग करी जा रही है क्यों? याद कीजिए, आपके इतने सारे ट्रांजैक्शंस हैं, जो पूरे साल भर के ट्रांजैक्शंस हैं, इन्हें हम क्या कर रहे हैं? एक जगह इकट्ठा लाके रख रहे हैं, उसको समराइज करते हैं, उसका एक रिजल्ट निकाल के बताते हैं कि भैया पूरे साल भर में जो एक्टिविटी करी है ना आपने, आखिर क्या उससे आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इस पूरे समराइजेशन के प्रोसेस को, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड कर रही है कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, यानी कि पूरे साल भर की एक्टिविटीज का इकट्ठा लेखा जोखा, साथ ही साथ सिस्टमैटिक तरीके से। अब सिस्टमैटिक तरीका जरा समझिएगा। सिस्टमैटिक तरीके से हम आपको क्या कहना चाहते हैं? सिस्टमैटिक तरीके का मतलब हुआ डेट वाइज। समझिएगा दोस्तों इसको, डेट वाइज, जिसे हम प्यार से बोलते हैं सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब सर ये क्या बला हुई? तो आप क्रोनोलॉजी समझिए जी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है
डेट के हिसाब से जो इवेंट पहले हुई है आप उस इवेंट को पहले रिकॉर्ड करेंगे, और डेट वाइज जो इवेंट बाद में हो रही है उस इवेंट को बाद में रिकॉर्ड करें। अब इवेंट से मेरा मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिस इवेंट की वजह से जनरेट हुआ है वो इवेंट या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होंगे। तो जब आप कोई चीज डेट वाइज रिकॉर्ड करते चलते हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपके सामने होगा। इसका रिजल्ट क्या रहेगा? जब भी आपको कोई डेटा चेक बैक करना होगा कि यार इस तारीख को कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था, या जो ट्रांजैक्शन इस डेट को हुआ था उसका अमाउंट क्या था, या उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, आपके लिए ये ट्रैक बैक करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसा हमने पढ़ा है अकाउंटिंग में सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से, क्रोनोलॉजिकल तरीके से किया जाता है ताकि आप उसकी चेकिंग बहुत आसानी से कर सकें। चलिए अगला पॉइंट देखें जरा। अगला पॉइंट आपको कहता है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ द बिजनेस। ये बात हमने कल भी देखी थी और कल भी समझी थी। क्या बताया था मैंने आपको? पूरे साल भर के ट्रांजैक्शंस आप एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं एज पर द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन। उसके आगे का प्रोसेस अपना क्या था दोस्तों? उसके आगे का प्रोसेस था इस सब की एक समरी बनाना, जिसे हमने जाना था प्रदर्शित किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो क्या बताता है? आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड योर बैलेंस शीट, जो बताती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। अब जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो वो यही तो समझा रहा है कि साल भर के ट्रांजैक्शंस का निचोड़ आखिर निकल के आया क्या है, क्या आपको लाभ हुआ है या कहीं आपको हानि तो नहीं हो गई। ये चीजें आपकी मदद कर रही है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इस चीज को पता करने में मदद करती है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का नेट या एंड रिजल्ट क्या रहा। द थर्ड ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। नाउ यहां पे हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस, वो हमारी बात हुई परफॉर्मेंस से रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने ही आ गया है। बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, दैट मींस दी बैलेंस शीट। इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब ये हुआ लास्ट ईयर आपके असेट्स कितने के थे, आपके पास कितनी लायबिलिटीज थी यानी कितने लोगों को पैसा देना बाकी था। असेट्स बोले तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज कंपनी होल्ड कर रही थी जो फ्यूचर में कभी ना कभी कंपनी को इकोनॉमिक इनफ्लो यानी पैसे का इनफ्लो करा के देंगी। ये पोजीशन पता करना क्यों जरूरी है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। आपकी रैंक लिस्ट, जो क्लास में आपकी रैंक लिस्ट बनती है, हर ईयर की रैंक लिस्ट या हर टर्म की रैंक लिस्ट आपको क्या बताती है कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। आपकी ओवरऑल पोजीशन लास्ट ईयर या लास्ट टर्म के कंपैरिजन में बेटर हुई है या सेम रही है या कहीं गिर तो नहीं गई। और उसका फायदा क्या होता है? याद कीजिए, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये पता लगाना, एनालाइज करना कि भाई अगर हमसे कोई कमी रह गई तो कहां रह गई और क्या करें इस कमी से खुद को बेहतर करने के लिए। क्योंकि बिजनेस किया जा रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ओन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये आप सब जानते हैं, इकोनॉमिक्स में भी आपने ये पॉइंट पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज में भी आप ये पॉइंट पढ़ते हैं। एंड दैट इज वन मोर ब्यूटीफुल थिंग अबाउट कॉमर्स कि आपके तीनों सब्जेक्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड होके चल रहे हैं। आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं मिलता जो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में देखते हैं। हमारे यहाँ तीनों सब्जेक्ट्स में स्प्रेड हैं वो सेम कॉन्सेप्ट्स, और ये आपको बार बार लिंक दिखता भी रहेगा, हम बताते भी रहेंगे। चलिए बात करते हैं इससे अगले पॉइंट की, यानी एफिशिएंट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब यहां पे थोड़ा सा याद कीजिएगा, जब हमने बुक कीपिंग अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस समझा था तब भी हमने एक चीज ये समझी थी कि बुक कीपिंग बहुत ही रेगुलर वर्क है जो क्लरिकल स्टाफ कर सकता है, वेयर एज अकाउंटिंग जो लास्ट के 3 प्रोसेस हैं, लास्ट के 3 प्रोसेस बोले तो आपके समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड योर कम्युनिकेशन, उसके लिए एक हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल चाहिए होता है, बिकॉज उससे रिलेटेड होते हैं डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग इज एन एनालिटिकल प्रोसेस विच रिक्वायर्स स्पेसिफिक स्किल सेट।
अब अकाउंटिंग से जनरेट होने वाला डेटा आपके मैनेजर्स की मदद करता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है, जैसे हमने आपने अभी बात की, तो उन्हें पता चला है कि भैया बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। प्रॉफिट है तो कितना है, और अगर प्रॉफिट है तो इसको और बढ़ाया कैसे जा सकता है, लॉस है तो लॉस से प्रॉफिट की सिचुएशन में आया कैसे जा सकता है। इस सारी डिसीजन मेकिंग के लिए यू नीड टू हैव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज एन इन्फॉर्म्ड प्रोसेस। जब आपके पास जानकारी पूरी होती है तब आप सही डिसीजन या निश्चय ले पाते हैं। ठीक है जी, चलिए अगली बात करें, हेल्प्स इन इंटर और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसका मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन विथ सेल्फ एंड अदर्स। जी हां, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब यही होता है। इंट्रा फर्म बोले तो आपका खुद से कंपटीशन, और इंटर फर्म बोले तो आपका पड़ोसी से कंपटीशन। इन टर्म्स में बात करूंगा तो बहुत जल्दी रिलेट करोगे। जब आप खुद की लास्ट परफॉर्मेंस से अपने आप को मेजर कर रहे हैं कि यार पिछले टर्म में मेरे 95% आए थे, अब की बार 98% आए हैं, यस, तो ये जो फील है, दिस इज इंट्रा फर्म, अंदर ही अंदर खुद से कंपेयर करना। आप जब बात करते हैं कि शर्मा जी के बेटे के 96% आए और हमारे आए हैं जी 98%, डबल यस, तो ये है आपका इंटरफर्म कंपैरिजन। और ये दोनों चीजें अकाउंटेंसी मदद करती है फैसिलिटेट करने में, क्योंकि जो डेटा निकल के आएगा वो डेटा कंपेरेबल डेटा होता है। व्हाई? बिकॉज जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जाती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हम आगे पढ़ेंगे, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, सब पे एक ही समान लगाए जाते हैं। तो इसीलिए एक इक्वालिटी आ जाती है रिजल्ट्स में, तो रिजल्ट्स कंपेयर करना आपके लिए आसान होता है। ओके, चलिए let us move ahead with the next point, helps in settlement of tax liability. When you know the true profit, जब आपको सच्चा प्रॉफिट पता है अपना कि हमने कितना कमाया है, तो सरकार भी उस पर एक्यूरेट टैक्स लगा सकती है और आप अपनी टैक्स लायबिलिटी बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। इस पॉइंट में कोई ऐसा खास समझाने का कुछ था नहीं। अगली बात, ये भी वैसा ही पॉइंट है, हेल्प्स इन टेकिंग अ लोन। किस तरीके से? आपकी क्रेडिट वर्दीनेस। जी, आप कितने क्रेडिट वर्दी हैं। ये क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है? आपने एक टर्म सुना होगा या आगे फ्यूचर में भी आप सुनेंगे, देयर इज अ टर्म नोन एज सिबिल स्कोर दैट डिसाइड्स हाउ मच योर क्रेडिट वर्दीनेस इज। जितना हाई सिबिल स्कोर होता है उतनी ज़्यादा क्रेडिट वर्दीनेस होती है, जिसका मतलब उतनी आसानी से बैंक से आपको लोन्स मिल सकते हैं। यू वोंट हैव टू जंप थ्रू टू मेनी हूप्स, आपको बहुत सारी रेगुलेशंस फॉलो नहीं करनी होंगी, बहुत पेपर वर्क नहीं होता है। क्रेडिट वर्दीनेस हाई होती है तो लोन का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है आपका, और ये सारा डेटा अकाउंटिंग ही जनरेट करके देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। क्या? सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है। अगर ये टर्म आपको सुनना है तो इसमें जो सबूतों की बात हो रही है वहां पे अकाउंटिंग के थ्रू जनरेट हुए इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन एनी केस दैट यू पिक, जो भी कॉर्पोरेट केसेस आप कभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसमें आप ये बात ज़रूर देखेंगे कि उनमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत प्रोमिनेंटली एज एविडेंस यूज़ किया जाता है। सबूत के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एंड इट इज़ हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड। ये हम थोड़ा आगे एडवांस में पढ़ेंगे, जब आप एडवांस प्रोग्रेस करेंगे अपने कोर्स में और थोड़ा आगे, तब आप देखेंगे कि अकाउंटिंग कई तरह के एरर्स को डिटेक्ट करने में भी आपकी मदद करती है। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी जानबूझ के होती हैं, जिन्हें कहा जाता है फ्रॉड। अब फ्रॉड्स होते हैं दैट इज इंटेंशनल एरर। फ्रॉड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हो गया जी, एंड दिस इज नॉट इंटेंशन, मतलब ये एरर नहीं बोलूंगा मैं, ये इंटेंशनली किया जाने वाला एक मैल प्रैक्टिस है।
कह सकते हैं कि गलती की थी, लेकिन जानते बूझते गलती की गई है, क्योंकि आपको कुछ डेटा छुपाना था, कोई डेटा गलत बताना था या अपना प्रॉफिट कमाना था। बट आप देखेंगे दैट अकाउंटिंग हेल्प्स यू बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड एक ऐसा प्रोसेस है जो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल लोगों के थ्रू होके जाता है, तो काफी लोग चेक भी करते हैं। तो देयर आर चेक्स एंड रीचेक्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग, दैट इज वाई फ्रॉड और एरर का डिटेक्शन आसान हो जाता है। आगे, इट फैसिलिटेट्स सेल ऑफ द बिजनेस। कैसे फैसिलिटेट करता है? बाय एस्टिमेटिंग नेटवर्थ। जब आप सारा डेटा बना देते हैं, और हमने बात करी फाइनेंशियल पोजीशन की, तो फाइनेंशियल पोजीशन आपको यही बताती है कि आपकी असेट्स कितनी हैं और आपकी लायबिलिटीज कितनी हैं। जब असेट्स माइनस लायबिलिटीज हम निकालते हैं, दैट इज नोन एज योर नेटवर्थ, यानी कि अगर बिजनेस बेचा जाए तो कितना मिल जाना चाहिए। सो नेटवर्थ इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू योर बैलेंस शीट। नेट वर्थ इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड एंड कैलकुलेटेड एज पर द बैलेंस शीट। तो वो ये बताता है कि भाई इस बिजनेस को अगर अभी मार्केट में सेल करने जाएंगे तो हाउ मच शुड वी एक्सपेक्ट, कितना मिल जाना चाहिए इसका। वो कैलकुलेशन भी आपको मिलेगा कहां से? जब बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट खुद अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट है। दैट इज हाउ अकाउंटिंग हेल्प्स यू। अब हमने एडवांटेजेस देखे, चलिए देखते हैं जरा फटाफट से इसके थोड़े बहुत लिमिटेशंस। अगेन माइंड मी, मैंने डिसएडवांटेजेस टर्म यूज नहीं लिया है, लिमिटेशंस हैं जी, कमियां हैं, खामियां हैं, नुकसान नहीं है। एडवांटेजेस फायदे हैं, डिसएडवांटेजेस नुकसान होते, अकाउंटिंग के नुकसान नहीं है। अकाउंटिंग की कुछ कमियां हैं, खामियां हैं जो किसी भी इंसान में हो सकती है। तो इसीलिए जैसा मैंने आपसे कहा था, अकाउंटिंग बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह है। तो मेरे बच्चे में कुछ कमियां या खामियां हो सकती हैं, और ये मैं खुद ही आपको आगे से बता रहा हूं कि भाई इसमें कुछ कमियां हैं, तो इसको उस तरीके से समझ के चलिएगा, ठीक है। सो वी डिस्कस द लिमिटेशंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग। क्या क्या लिमिटेशंस हैं देखिए जरा। सबसे पहले पहली लिमिटेशन, जैसा आप देख सकते हैं, पहली लिमिटेशंस आपसे कहती है कि इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अब कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस का मतलब क्या हुआ? कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो पुरानी रीति रिवाजों के हिसाब से, जिन्हें कन्वेंशंस कहा जाता है, कि भाई जमानों से ऐसा चला आ रहा है तो हम भी ऐसा ही मान के चलें। इसका एग्जाम्पल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ बता रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यूएशन जो होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है। नाउ व्हाट डज हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स? हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स द परचेज प्राइस। बोले तो आपने कोई फिक्स्ड एसेट, यानी आपने अपनी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, लॉरीज, ऑटोमोबाइल्स, योर बाइक्स, किसी भी इस तरह का असेट, फिक्स्ड असेट्स जो हैं आपके, अगर वो परचेस करी थी मान लीजिए 5 साल पहले या 10 साल पहले, इनकी रिकॉर्डिंग बुक्स में होगी किस वैल्यू पे? आप अपनी अकाउंटिंग बुक्स में इनकी रिकॉर्डिंग करेंगे जी हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी परचेज प्राइस पे, नॉट देयर मार्केट वैल्यू। आज उनको जमाने में बेचने जाएं, खुले मार्केट में, ओपन मार्केट में अगर जाते हैं टू सेल दीज फिक्स्ड एसेट्स, तब आप क्या रिकवर कर सकते हैं? डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज इसको खरीदा कितने में था। अब ये एक पुरानी परंपरा चली आ रही है और हम अकाउंटिंग उसी बेसिस पे करते हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि सर एक बात बताइए, कुछ असेट्स की तो बात हम कर सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उनकी वैल्यू भी कम हो रही होगी। जैसे गाड़ी की बात करी हमने, गाड़ी टाइम के साथ उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी क्योंकि गाड़ी पुरानी हो रही है। कंप्यूटर्स की बात करी मैंने, कंप्यूटर्स आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आउटडेट होती है और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, लेकिन सर इसमें एक असेट आपने बात करी थी और वो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, कौन सी थी वो असेट जिसकी वैल्यू कम नहीं होती है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे ईयर्स बीतते जाएंगे, साल बीतते जाएंगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या कोई दिमाग लगा के सोच के मुझे बता सकता है? इकोनॉमिक्स में भी आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, LLCE। उस LLCE का सबसे पहला L, दैट इज लैंड। यस माय फ्रेंड्स, लैंड। लैंड एक ऑपोजिट
है इस पूरे कॉन्सेप्ट के, क्योंकि लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स, स्कार्स रिसोर्स है, खत्म हो जाएगी ज़मीन, एक से दूसरे के हाथ जा सकती है लेकिन और ज़मीन नहीं आ सकती। और अभी के टाइम पे आपको पता भी है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो जो ज़मीन है हमारे पास तो वही कम पड़ने वाली है। तो ज़मीन एक ऐसी असेट है, फिक्स्ड असेट है, जिसकी समय के साथ वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। नॉर्मली कई एरियाज में ऐसा देखने को मिलता है कि ज़मीन की वैल्यू कम भी हुई है, लेकिन नॉर्मल अमूमन आप यही मान के चलते हैं कि ज़मीन की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रही है। अब दोनों इंस्टेंसेस में हमारे पास प्रॉब्लम है। मान लीजिए हमने ज़मीन खरीदी थी 10 लाख की, जो आज 80 लाख की वैल्यू रखती है अगर हम बेचने जाएं तो, बट आप बुक्स में कितनी दिखा पाएंगे? बुक्स में दिखा पाएंगे जी सिर्फ और सिर्फ 10 लाख, खत्म बात। तो ये एक लिमिटेशन मैं कह सकता हूं कि भाई पुरानी रीति रिवाजों को मानते हुए चल रही है, जरूरी नहीं है कि वो आज के टाइम पे एप्लीकेबल हो या उतने यूजफुल हो, लेकिन फिर भी हमें मानने होते हैं। बात करते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट की। सेकंड कॉन्सेप्ट है समटाइम्स बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, जैसे कि जो आप डाउटफुल डेटर्स बोलते हैं अपने, यानी जिन्हें आपने सामान बेचा है और जिनसे पैसा मिलना है, ये आप कह सकते हैं कि सर नॉर्मल केस में जितने लोगों से पैसा वसूलना होता है ना, उसमें से 10% लोग पैसा देते ही नहीं है यार, क्या करें इनका। मैं कहता हूं तुम्हारे सिर्फ 10% है, वो यार मेरे तो 15% नहीं देते, अब इनका मैं क्या करूं। नाउ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज पर्सनल जजमेंट। मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि 15% लोग पैसा नहीं देंगे वापस, आपका एक्सपीरियंस कहता है 10%, किसी और का कह सकता है 5%। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज बेस्ड ऑन पर्सन टू पर्सन। हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे वैल्यूज, उस हिसाब से हम अपना जजमेंट फ्रेम करते हैं। तो एक लिमिटेशन अकाउंटिंग की ये भी हुई। थर्ड लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब ये पॉइंट हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। कब डिस्कस किया है? जब हमने बात करी थी कि अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है, यानी दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होगी। ये डिस्कशन किया है अपन ने, और यही चीज यहां पे समझाने की कोशिश की है। और वहां मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, अगर आपको याद हो, मैनेजर ऑफ अ कंपनी रिटायर्स, अ वेरी कॉम्पिटेंट हाईली एफिशिएंट मैनेजर रिटायर्स। इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे इस चीज को, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन पे। अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अकाउंटेंसी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे में तोला नहीं जा सकता। जैसा आप पीछे एग्जांपल दे सकते हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लाइक लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉइज इज नॉट रिकॉर्डेड एज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑल्दो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस। यस, बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा मैंने बताया बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एम्प्लॉइज़ का मोरल डाउन हो जाता है, उस वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो बिजनेस को लॉस झेलना पड़ सकता है। लेकिन बिकॉज ऑल दिस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी फ्रॉम एन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नो यूज। एंड द लास्ट पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट पॉइंट है सफर्स फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विंडो ड्रेसिंग? क्या कोई बता सकता है? देखिए, विंडो ड्रेसिंग का मतलब थोड़ा सा समझाता हूं। आप जब किसी बड़े मॉल में जाते हैं जहां पे कोई बड़े क्लोथिंग स्टोर का शोरूम होता है, तो उस शोरूम के बाहर देखा है एक डिस्प्ले टाइप सा होता है जहां पे कुछ पुतले या मैनिक्विन्स खड़े होते हैं, जिन्हें उन्होंने बहुत अच्छे से वेल ड्रेस तरीके से सजा के रखा होता है। आपके क्या होता है, मन में जिज्ञासा बनती है कि सर देखिए क्या शानदार वो है, सूट कितना अच्छा लग रहा है, या लहंगा कितना अच्छा लग रहा है, राइट? व्हाट डू यू फील एट दैट पॉइंट कि सर वी शुड बाय दिस, वी शुड एटलीस्ट गो इन टू द शॉप, एक बार दुकान में जाके देखें तो सही, क्या पता अपने साइज का भी कोई मस्त चीज, मस्त आइटम मिल जाए, इस तरीके का कि कोई क्लोथिंग आइटम उस तरीके का अपने को मिल जाए कि कोई सूट मेरे फिट का आ गया, या कलर वैसा जच गया, या कोई लहंगा हमें पसंद आ जाए। तो आप क्या करते हैं, चलते चलते राहें मुड़ जाती हैं, कदम मुड़ जाते हैं, और आप उस दुकान के अंदर चले जाते हैं। उनका पर्पस सर्व हो गया। एक बार कस्टमर अंदर आ जाए, देन इट इज ईजी
टू एंटाइस दैट कस्टमर, उस कस्टमर को वहां रोक लेना, उससे शॉपिंग करवा लेना, वो आसान हो जाता है। कस्टमर अंदर नहीं आए तब क्या करोगे? तब है ना प्रॉब्लम। वंस यू ऑलरेडी ब्रॉट द कस्टमर इनटू द बिजनेस, देन retaining या maintaining that customer, stopping that customer from leaving, that becomes a slightly easier task। बहुत थोड़ा सा आसान काम हो जाता है, क्योंकि वो माइंडसेट तो बना ही दिया आपने उसका कि वो आ ही गया है चीज़ें देखने। तो फिर आप बोल बोल के कर देंगे, अरे दीदी क्या लग रहा है आप पे, अरे बॉस क्या जच रहा है यार ये। तो वो अपने आप फिर एक माइंडसेट में आ जाता है कस्टमर कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, अच्छा लग रहा है। देन इट्स पॉसिबल दैट अ पर्सन जो शायद उस दुकान में आता भी नहीं, वो आपके वहां से 3 या 4 पीस लेके निकलेगा। तो यही चीज है यहां भी, अकाउंटेंसी की भी एक यही बात है। और यही चीज हमने पहले भी समझी थी जब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था व्हाट इज अकाउंटेंसी। इट इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट इट टू बी। तो वहां पे यही पॉइंट था कि आप अपने डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि सामने वाला यानी यूजर्स जो होंगे वो ना चाहते हुए भी आपसे अट्रैक्ट होते हुए आ जाएं और आपके बिजनेस से एसोसिएट कर सकें। तो विंडो ड्रेसिंग के लिए हम ये कहेंगे कि इसके लिए एक इंग्लिश का हम एडेज यूज में लेंगे, दैट अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ठीक है जी। चलिए, तो लिमिटेशंस के बाद अब हमारी बारी आई है देखने की क्या। अब हम देखेंगे जी क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि जो डेटा हम निकाल के ला रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हम निकाल के ला रहे हैं, जो यूजर्स के सामने प्रेजेंट करी जाएगी, उसके आखिर फीचर्स होने क्या चाहिए। चलिए तो देखते हैं क्या होने चाहिए क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। द फर्स्ट फीचर, पहला फीचर आपसे क्या कह रहा है, देखें जरा सर। पहला फीचर हमसे कह रहा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बोले तो अभी आपने एक पॉइंट देखा था एडवांटेजेस में। एडवांटेजेस में एक पॉइंट क्या था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग डेटा कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब कोई चीज कोर्ट में एविडेंस के रूप में अगर आपको यूज करनी है तो उस चीज को साबित करने के लिए उसके पीछे और बहुत सारे सबूत चाहिए होते हैं। तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आप कह रहे हैं कि इस तरीके से हुआ है या ऐसा एक इवेंट हुआ था या ऐसा एक ट्रांजैक्शन हुआ था, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, रिलायबिलिटी का। मैं कैसे मानूं, बात वही, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर कोई उस टाइम खड़ा होकर कहता कि सर मैंने देखा, तो हमें मानना पड़ता कि हाँ यार फिर तो मोर नाचा होगा। वही बात हम यहां भी कहेंगे कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कह रहे हैं कि यस दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर्ड इन द बिजनेस, इट शुड बी बैक्ड बाय अ वेरीफाएबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो भी ट्रांजैक्शन है सपोर्टेड बाय प्रॉपर वेरीफाएबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बोले तो आपके पास हो सकता है जी बिल, आपके पास हो सकता है सर इनवॉइस, आपके पास हो सकता है पे इन स्लिप हो सकती है, आपने जो बैंक में चेक जमा कराया या पैसे जमा कराए तो आपके पास उसकी पे इन स्लिप हो सकती है। इस तरीके से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भी। आपका एक पूरा चैप्टर है डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो हम देखेंगे अभी थोड़े दिनों में। वो यही बोलेगा कि भाई ट्रांजैक्शन हुआ है ना, तो सबूत क्या है, ये लो, ये कागजात हैं इस ट्रांजैक्शन के सबूत। कोई चेक है, चेक की फोटोकॉपी है, दैट इज अ वेरीफाएबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज रेलेवेंस। रेलेवेंस का क्या मतलब हुआ? रेलेवेंस का मतलब हुआ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी आपकी बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेटा निकाल के दिखा रहा है, जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए। मतलब दकियानुसी फालतू की बातें नहीं, मुझे वो बात बताओ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एज अ यूजर व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी, शो मी that particular information. Accounting information depicted by financial statements must comprise relevant information required by users. But again, यहां से पढ़िएगा, relevant information is a disputed thing, क्योंकि वही बात जो मेरे लिए relevant है जरूरी नहीं है आपके लिए वही relevant हो। मुझे क्रेडिटर्स के डेटा में इंटरेस्ट है,
आपको फिक्स्ड एसेट्स के डेटा में इंटरेस्ट हो सकता है। अब अगर मैं कहता हूं कंपनी से मुझे तो क्रेडिटर्स का डेटा बताओ, तो आप बीच में कूद पड़ेंगे, ऐसे कैसे, हमें तो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में भी पता करना है। तो रेलेवेंसी अगेन डिपेंड्स ऑन यूजर टू यूजर। तो डेटा ऐसा होना चाहिए जो सब यूजर्स को केटर करे, सब यूजर्स की नीड्स सेटिस्फाई करे। थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब भाई मैं जैसे समझाना चाह रहा हूं आपको उसी तरह समझ आनी चाहिए ये बातें, जो कि हम यहां कोशिश कर ही रहे हैं। तो ये तो लाइव एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है कि जो कुछ यहां से बताया जा रहा है क्या वो उसी तरह रिसीव हो रहा है जिस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। दैट इज व्हाट अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स। मतलब users of financial statement must be able to understand या interpret information in the sense as it is prepared and conveyed to the users. Last thing is comparability. अभी advantages में एक चीज पढ़ी थी, inter firm and intra firm comparison। तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होके आती है वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि आप खुद से और अपने कॉम्पिटिटर्स से कंपैरिजन कर सकें। और वो कब होगा, जब यूनिवर्सली एक ही गाइडलाइन यूज में ली जाएगी, विच इज व्हाट ऑल मेजर ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग। चाहे आप ICAI की बात करें, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स जो हैं, अकाउंटिंग बॉडीज जो हैं उनकी बात करें, उन सब ने ये मेक श्योर करा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस एक पैरिटी में, सिमिलैरिटी में चल रहे हों, ताकि कंपैरिजन ऑल ओवर द वर्ल्ड किया जा सके एट द सेम टाइम। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आर यूज्ड कंसिस्टेंटली बाय द मैनेजमेंट। साल दर साल वही पॉलिसीज, वही कन्वेंशंस, वही कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाएंगे, तभी इंट्रा एंड इंटर फर्म कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा। तो इस पॉइंट के लिए मैं कह सकता हूं क्या, टू फैसिलिटेट intra-firm and inter-firm कंपैरिजन। ठीक है, इंट्रा-फर्म एंड इंटर-फर्म कंपैरिजन फैसिलिटेट करने के लिए हम कंपेरेबिलिटी वाले पॉइंट पे फोकस रखते हैं। तो अब आपने देख लिए हैं क्या क्या क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नाउ वी मूव अहेड। अब बारी आ गई है क्या समझने की, अब हम देखेंगे आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कि भैया ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप बहुत देर से आप बता तो रहे हो सर कि ये होती है, उसके फीचर्स ऐसे होने चाहिए, ये मदद करेगी, ये उसकी लिमिटेशन है, सब समझ गए, लेकिन ये काम किसके आ रही है? इतना कुछ जो पोथा, जो डेटा हम निकाल के रख रहे हैं, हु इज यूजिंग दिस डेटा? आर यू गाइज रेडी टू फाइंड आउट? चलो देखते हैं हु इज यूजिंग दिस डेटा। आ जाइए। तो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम बात करेंगे बेस्ड ऑन वेयर द यूजर इज सिचुएटेड। वेयर से मतलब ज्योग्राफिकली नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर इंटरनल है या एक्सटर्नल है। मतलब विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। विद इन कौन कौन यूजर्स होंगे? हमारे इंटरनल यूजर्स, हमारी मैनेजमेंट, हमारे प्रोप्राइटर यानी ओनर्स जो हुए आपके, और आपके एम्प्लॉयज। दीज आर योर इंटरनल यूजर्स। अब मैनेजमेंट क्यों यूज करती है? हमने अभी देखा क्या एडवांटेज था अकाउंटिंग का। भाई अकाउंटिंग का एक एडवांटेज था फैसिलिटेट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जो कि कैसे करा जाएगा? एंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। जब डेटा रेलेवेंट होगा, जो मैनेजमेंट को डेटा चाहिए, वही डेटा, वही इंफॉर्मेशन आप उन तक पहुंचाएंगे तो वो बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं रेलेवेंस, कि ये क्वालिटेटिव फीचर होना चाहिए साहब। ठीक है, बात आती है प्रोप्राइटर्स की। प्रोप्राइटर्स या ओनर्स जो हैं, कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ एक चीज बता दो, जो पैसा लगाया था, बिकॉज वही पैसा लगा रहे हैं, क्या वो पैसा भविष्य में और ऊंचा होके उन्हें मिल रहा है, और ज्यादा होके उन्हें मिल रहा है, कंपाउंड होके उन्हें मिल रहा है या नहीं। दे आर इंटरेस्टेड ओनली विद द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। अगेन अ पॉइंट दैट इज रेलेवेंस।
इन्हें भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से मतलब है। रेलेवेंट क्या हुआ, पैसा लगाया था, रिटर्न कितना दे रहे हो, कितना प्रॉफिट कमा के दे रहे हो मुझे उस पैसे पे, ये बता दो मेरे को तो। ठीक है, बात करते हैं हम हमारे थर्ड कैटेगरी की, दैट इज एम्प्लॉइज। अगेन इनके लिए भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही है। इनके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है, साल का प्रॉफिट इतना है, इससे हमें क्या मिल रहा है, क्या हमारी सैलरीज में इंक्रीमेंट हो रहे हैं, टाइम टू टाइम अप्रेजल्स हो रहे हैं, बोनस मिल रहे हैं, कुछ और एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमें दिए जा रहे हैं या नहीं, हाउ इज आवर वर्क एनवायरनमेंट, हाउ इज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बीइंग इंप्रूव्ड, ये सारा का सारा उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वो भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज तो करेंगे, बट टू फाइंड आउट व्हाट बेटरमेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। तो यहां पे ये देखते हैं अपने बेटरमेंट के बारे में, बेटरमेंट ऑफ सेल्फ। प्रोप्राइटर भी वही देख रहा है, प्रोप्राइटर भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यही देख रहा है कि भाई हमारा और बेहतर कैसे हो सकता है लाइफस्टाइल, कि अभी इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 10% था जितना पैसा लगाया, क्या उसको 20% किया जा सकता है। तो मुझे वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन ला के दो जिसके बेसिस पे मैं ये पता लगा सकूं कि अच्छा इतना हमने अगर इंप्रूव करा है तो क्या इससे और आगे इंप्रूव करने की गुंजाइश है, क्या हम और बेटर कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए, तो ये तो थे हमारे इंटरनल यूजर्स। अब बात कर लेते हैं जरा अपने एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि उनका क्या है, बिजनेस में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। एम्प्लॉइज हो गए, प्रोप्राइटर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इन सब का बिजनेस में एक इंटरेस्ट है कि इस बिजनेस को बेहतर करना है। इन गरीबों का पैसा फंसा हुआ है, समझे। एक्सटर्नल यूजर्स में मोस्टली वो आते हैं जिन्होंने या तो पैसा दे रखा है या उन्हें कुछ मिलने की संभावना है। अब पैसा दे रखा है बोले तो सबसे पहले कौन आए, आपके इन्वेस्टर्स। ओनर्स के अलावा भी अगर किसी ने पैसा लगाया है, दैट वुड बी योर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, इन्वेस्टर्स को सिर्फ पता करना भैया हमारे रिटर्न कितना मिल रहा है, जो पैसा लगाया था उस पर क्या मिल रही है वापसी, और कितना सेफ है, डूब तो नहीं जाएगा कहीं। ये तो नहीं है कि जो पैसा लगाया कंपनी एकदम से डूब और मतलब टाइटैनिक हो गया और हम बस तैरते ही रह गए, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। और तैरते भी क्या रह गए, हम कहीं बेचारे जैक की तरह निकले कि लकड़ी का फंटा भी ना मिला और सर्दी के पानी में डुबकी भी लगानी पड़ गई। तो ये सिचुएशन ना हो, दैट इज व्हाट इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन। वी कम टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक योर बैंक्स, योर NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, AIFIs, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से इन ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, बिजनेसेस में पैसा लगा रहे हैं। उन्हें भी बात वही, पैसा लगाया है, क्या चाहिए होगा, रीपेमेंट कैपेसिटी, कि भैया पैसा लोन दिया है, लोन रीपे हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड रेगुलरिटी ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन। जो इंटरेस्ट है सूद समेत वापस लेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी लेंगे और जो इंटरेस्ट है वो भी लेंगे। तो दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो योर रीपेमेंट कैपेसिटी, जो हम लिंक करते हैं किससे, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस से। याद आ रहा है, क्रेडिट वर्दीनेस पढ़ा था हमने एडवांटेजेस में, वहां से ये लिंक हो गया। मैंने बताया था आपको क्रेडिट वर्दीनेस मतलब हाउ इजीली यू कैन गेट लोन्स। अब तो जो लोन दे रहा है वो ये भी तो देखेगा कि वापस देने की स्थिति में होगा या नहीं, ये तो मुझे बताओ, कहां से पता चलेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगला कौन है, क्रेडिटर्स। दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो योर क्रेडिट वर्दीनेस। सामान दे रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे, थोड़ी देर बाद सोचें यार नहीं मिला तो कहां जाएंगे, कभी सोचा इस बारे में, नहीं सोचना पड़े, उसीलिए वो आपकी इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे कि भैया पैसा दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, पैसा ले नहीं रहे, मिलेगा इससे या नहीं मिलेगा ये बताओ पहले। देन वी मूव ऑन टू गवर्नमेंट। जी हाँ, सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। रेवेन्यू कहां से हो रही है, मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंटल रेवेन्यू इज, यू ऑल नो, टैक्सेस। और टैक्सेस किस पे लगेंगे, प्रॉफिट्स पे। तो दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि यार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का वो हिस्सा बताओ जहां पे मुनाफे की बात करिए, क्योंकि उस मुनाफे में कुछ हिस्सा हमारा भी है इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब डायरेक्ट टैक्सेस में आपके आते हैं जी योर इनकम टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो आपने सबने सुना है, सबने पे भी किया है, दैट इज GST।
अगला आया, जो अगले 2 पॉइंट्स हैं, ये आम पब्लिक वाले लोग हो गए, रिसर्चर्स। आपने कई सारे डेटा स्टडी करे होंगे, कई सारे डेटा देखे होंगे पेपर्स में, जैसे टाइम मैगजीन की लिस्ट आती है, फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट आती है, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। कहाँ से आ रहा है ये डेटा, कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो? वो कह देते हैं आप मान ले तो ऐसा है क्या? ना, प्रॉपर रिसर्च होती है इसके पीछे। एवरी सिंगल पर्सन हु इज ऑन दैट लिस्ट, उस लिस्ट में आने वाले हर शख्स के बारे में पूरी जानकारी, पुख्ता जानकारी जुटाई जाती है, उसके बाद ही इस तरह का कोई डेटा पब्लिश होता है। वो कौन जुटा रहा है? वो जुटा रहे हैं जी रिसर्चर्स आपके। अब रिसर्चर्स कहाँ से लाएंगे डेटा? वही डेटा जो, या इंफॉर्मेशन जो कंपनी उन्हें प्रोवाइड कर रही है कि भैया ये था हमारा इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उससे उन्हें भी ये पता करना होता है कि उनकी रिसर्च का प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या कोई असर पड़ रहा है, कि वो डेटा निकाल के प्रेजेंट करते हैं कंपनी को। कई बार कंपनी भी एम्प्लॉय करती है लोगों को कि चलो 10 साल का रिसर्च करके बताओ, डेटा चेक करके बताओ कि हमारी किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रही है। तो रिसर्चर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हमने जो डेटा प्रोवाइड करा है कंपनी को, कंपनी की प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका क्या असर आया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन? आप, मैं और हर कोई, जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट बहुत नॉर्मल होते हैं। उनको बस ये पता करना होता है कि भैया आप जो सामान हमें दे रहे हैं उससे हमारी सेहत को कोई खतरा तो नहीं है। मैगी का केस सुना था सबने, जब आ गया था कि उसमें लेड है। नेस्ले की रेपुटेशन यूं गिरी थी, लेकिन अभी भी, आज भी घर घर में खाई जाती है मैगी। आप नूडल्स खरीदने भी जाते हैं, चाहे कोई सा भी कंपनी का नूडल लेके आए, बोलते आप उसको क्या है? मैगी ही बोलते हैं। बच्चे को पता है खानी है तो मैगी, चाहे कोई भी नूडल्स खा रहे हो, लेकिन नाम होगा मैगी का। बट एज जनरल पब्लिक, व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन? द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने पढ़ा था जब हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी, कि एक ब्रांच है अकाउंटिंग की जो ये डिसाइड करती है कि सोसाइटी से जितना आप ले रहे हैं एक बिजनेस के रूप में, क्या सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आप उतना वापस भी कर रहे हैं, या एटलीस्ट कुछ परसेंटेज वापस कर रहे हैं या नहीं। दैट कम्स अंडर योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वन मोर थिंग, कि कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करके दे रहे हैं जी आप इसी सोसाइटी को। तो ये थे दोस्तों यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे डिस्कशंस। ठीक है, तो आज के पूरे लेक्चर को अगर समराइज करा जाए तो हमने क्या क्या देख लिया? सर, हमने सबसे पहले देखे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। वहां हमने समझा कि फायदे हैं और कुछ खामियां भी हैं, नुकसान नहीं है, खामियां हैं। फिर हमने देखा कि क्वालिटेटिव फीचर्स क्या होने चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, और आखिर में हमने समझा कि कौन कौन तो यूजर्स हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और वो किस किस पर्पस के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल इजीली फैमिली। उदय 2.0 की यात्रा जस्ट शुरू ही हुई है, आगे और बहुत सारा रोमांच है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आई प्रॉमिस यू दिस वुड बी अ जर्नी यू विल नेवर फॉरगेट। ऑलराइट, तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।